नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल ऑनलाइन न्यूज़ चैनल संवादिनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी खास मुलाकात विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार वर्षा जी। सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर हमें? देखिए, अपने बारे में बताना तो बड़ा अटपटा सा मामला है जी। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं तीसरी बार इस विधानसभा से जनता ने चुनकर मुझे दिल्ली विधानसभा में भेजा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। दिल्ली में 70 सीटें, 70 सीटों में 69 सीटों पे कभी ना कभी केजरीवाल जी का कैंडिडेट जीता है, लेकिन इस विश्वासनगर विधानसभा में आज तक केजरीवाल जी की एंट्री नहीं हुई और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार तीसरी बार प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बारे में बताने के लिए। सर, मैं ना कुछ मुद्दों पे आपसे बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहला तो मेरा मुद्दा जो रहेगा बल्कि बातचीत का वो ये रहेगा सर कि आपके पास जो भी पब्लिक आती है सर, तो उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं, वो आपके पास क्या मुद्दे लेके आते हैं विचार विमर्श के लिए, क्या परेशानियाँ होती हैं? देखिए, लोगों की समस्याएं बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट लेवल पे लोग आते हैं। जी। कोई ओल्ड एज पेंशन के लिए आते हैं, कोई विडो पेंशन के लिए आते हैं। केजरीवाल जी ने 2018 से नई विडो पेंशन पर रोक लगा दी है। वो पूरी दुनिया में जाते हैं और जो लोग हैं उनको अनाउंस करते हैं हम पेंशन देंगे, लेकिन दिल्ली में 2018 के बाद जो भी विडो हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही और जो एग्जिस्ट हैं पुराने हैं उन लोगों को भी पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। राशन कार्ड नए नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार आधार कार्ड का काम हुआ या कोई पटरी है, कोई सड़क है, कोई पार्क के अंदर डेवलपमेंट है, तो इस तरह के जो काम हैं वो क्षेत्र के काम आते हैं, जिनको हम लगातार जिनके लिए कोशिश करते हैं और काम अपने कराते हैं। सर, अभी आपने जैसे केजरीवाल जी के बारे में बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब कि जो कार्य थे वो लाइन अप करे बट वो नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें आपने विडो पेंशन के बारे में बताया, जिसमें आपने बताया कि लोग अभी भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सर, हमने ना पर्सनली भी आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं उनसे हमने पर्सनली मुलाकात की है सर, तो लोगों से भी हम लोग मिले हैं सर, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, कार्य पूरे हो रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहे हैं सर। देखिए, कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उनको कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। पूरी दिल्ली जानती है 18 के बाद जो विडो हुई हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। पिछले 6 महीने से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही। नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो जो केवल घोषणा करने से तो कोई बात बनती नहीं है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो इन्होंने वाईफाई कैमरों की जो घोषणा की, हमारे क्षेत्र में आज तक केवल 50 कैमरे लगे हैं। तो केवल घोषणा करना और घोषणा करके उसके ऊपर काम ना करना, ये केजरीवाल जी की एक हिस्ट्री रही है और इसको पूरी दिल्ली जानती है। सर, ये तो बात रही केजरीवाल जी की जो आपने बताया सर। अभी आप जैसे भाजपा की तरफ से सर विधायक हैं विश्वासनगर के, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब से इस यहाँ पे कार्यरत हैं सर, आपके कार्यकाल में आपने एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों के लिए सर क्या स्टेप्स लिए हैं सर? देखिए, इसमें मैं अगर बात करता हूँ केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने अपने 3 बार के सीएम कार्यकाल के अंतर्गत कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई नया कॉलेज नहीं खोला। स्कूलों में एक्स्ट्रा कमरे बनाए, उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। 3 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बना। और यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और उस राष्ट्रपति शासन के दौरान श्रीमान अरुण जेटली जी
जो कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया। उस बजट पेश करने के दौरान 285 करोड़ रुपए की लागत से आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस के लिए 285 करोड़ जो उन्होंने अलॉट किए, आज वो आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस बनकर तैयार हो गया है, जो कि विश्व स्तरीय उसकी बिल्डिंग है और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आने वाली अप्रैल के महीने से मेरे ही इस क्षेत्र में ईस्ट दिल्ली लॉ सेंटर की आधारशिला रखी जानी है। इस क्षेत्र में लॉ सेंटर खुलेगा और वो लॉ सेंटर ना केवल मेरी विधानसभा बल्कि पूरी ट्रांस यमुना को फीड करेगा। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में दो ये बड़े काम, एक आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस और दूसरा ईस्ट दिल्ली लॉ सेंटर जो अब बनने जा रहा है, ये दो काम किए हैं, जिससे ना केवल मेरी विधानसभा बल्कि पूरा ट्रांस यमुना के बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। सर ये तो जो आपने बताया ये काफ़ी मतलब कि प्रशंसनीय है सर कि आपने जो भी कार्य किए हैं सर। बेसिकली मैं छोटे बच्चों से के बारे में जानना चाहूँगी सर, वो बच्चे जो अभी मतलब कि जस्ट स्कूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर कि स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड आपने क्या कार्य किया सर? देखिए, छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों का दो प्रकार का है, एक तो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल मेरे यहाँ बहुतायत हैं, और दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है प्राइमरी एजुकेशन देना। तो प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ सेटिस्फैक्ट्री हैं और प्राइमरी स्कूल भी चल रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं जो मध्यम वर्ग है उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल बहुतायत में प्राइवेट होने की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। सर लेकिन अगर हम फाइनेंशियल साइड से बात करें तो आज की डेट में आपको भी पता है सर, बहुत सारे परिवार अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उतना फंड्स वगैरह अरेंज नहीं कर पाते हैं सर। मतलब कि बेसिक रूट लेवल पे अगर जाएं तो उन माँ बाप के लिए, उन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को एक गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन देना ही बहुत बड़ी बात है सर। तो वो बच्चे तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर प्राइवेट स्कूल्स को। और अब अगर हम बात करते हैं सर कुछ टाइम पहले की कि गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल ऐसा होता था सर कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते गवर्नमेंट स्कूल में, कि उनका फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता सर। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ा हूँ। तो पढ़ने का जो संबंध है उसमें प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये बात ठीक है कि प्राइवेट स्कूल में तो ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट ये है कि उसको जो सुविधा मिल रही है बच्चे को, उसका एक नुकसान भी, उसका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यदि मैं स्कूलों की बात करूँ तो वहाँ की फ़ीस नगण्य है, समाज का वंचित वर्ग भी उसको दे सकता है। और उन स्कूलों में जो समाज का वंचित वर्ग है उसके लिए उस बच्चे की ड्रेस, उसकी बुक्स और इवन मिड डे मील तक वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए ये कहना कि समाज में जो वंचित वर्ग है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, ये बात ठीक नहीं है। सर प्राइवेट स्कूल में ना जस्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे एसी की फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों को, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है सर। बात बेसिक एजुकेशन की है सर, एजुकेशन की लेवल की है सर, कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हमेशा एजुकेशन का जो लेवल रहा है वो हमेशा डिफरेंट रहा है सर। देखिए, बच्चा केवल स्कूल से पढ़ने से तो बात बनती नहीं, पढ़ना तो घर पे भी पड़ता है। और आप दुनिया में कितने डॉक्टर, इंजीनियर और वो बनते हैं, हम ये देख रहे हैं। जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे प्रतिभा स्कूल हुआ करते थे पहले, हम उन स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ से भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट वो लोग निकलते हैं। तो ये उसका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, मुझे लगता है कि उसका रोल ज़्यादा रहता है। स्कूल का जितना रोल है उससे ज़्यादा रोल उसके फैमिली एटमॉस्फेयर का है, कि उसके परिवार में जो बच्चा स्कूल में पढ़कर आता है तो उसको वो कितनी देर अपने घर में उसके ऊपर ध्यान देता है। तो आज हर वर्ग के लिए, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे अपर क्लास हो या वंचित वर्ग हो, सबके लिए व्यवस्था है और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं।
सर एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हेल्थ का सर, कि हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है सर, कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप वैसे भी सर अच्छे रहते हैं सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो कार्यकाल है इसमें आपने अपने एरिया के लोगों के लिए हेल्थ के अकॉर्डिंग, बल्कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में क्या क्या नए प्रयास किए हैं? देखिए, हेल्थ के डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति अपना विधानसभा क्षेत्र पे कोई कार्य नहीं करता। जब से देश आज़ाद हुआ है, प्राइमरी हेल्थ का कॉरपोरेशन का एक कॉन्सेप्ट है। तो हर जगह प्राइमरी हेल्थ के लिए जो डिस्पेंसरी हैं, दिल्ली सरकार के हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली का ये सौभाग्य है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं। तो प्राइमरी हेल्थ हो या दिल्ली सरकार के लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो यहाँ पे इस तरह की सुविधा रहती है। अभी कोविड में आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार जब मामले को नहीं संभाल पाई तो केंद्रीय सरकार के द्वारा यहाँ बड़े बड़े जो एनजीओ थे उनके साथ मिलकर हज़ारों बेडों की व्यवस्था की गई, उनके लिए सारा व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात ये, भारत जैसे देश में पूरे देश की यदि मैं बात करता हूँ तो 250 करोड़ कोरोना की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई गई हैं। तो ये सुविधा गरीब हो या अमीर हो, एक ऐप के द्वारा, चाहे वो आदमी उद्योगपति हो चाहे वो आदमी वंचित वर्ग का हो, दोनों को एक ही समान ट्रीट करके भारत सरकार ने सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन करके दुबई जाके भी लगवा के आए। अब जिसके पास पैसा है उसकी बात अलग है, लेकिन हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है उसको भी वैक्सीन लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। सर वैक्सीन तो एक ऐसा मुद्दा हो गया था जब कोरोना आया था सर, कि वो तो गवर्नमेंट की साइड से सर मैंडेटरी हो गया था, क्योंकि देखिए, आप इसमें अगर देखेंगे, आयुष्मान भारत अगर आपने नाम सुना है, 5-5 लाख रुपए हर व्यक्ति का कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जी। कोई भी आदमी कितना भी गरीब हो, 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट के उसमें, उसका फ्री हो सकता है। लेकिन केजरीवाल जी जो कि राजनीतिक विद्वेष से ग्रसित हैं, उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू नहीं होने दिया, जिसके लिए हमने विधानसभा के बाहर बार बार उनको इस चीज़ के लिए कहा कि कम से कम जनहित में आपको ये आयुष्मान भारत को लागू करना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से केजरीवाल जी की अपनी राजनीति, वो इसको लागू नहीं करना चाहते और उसके लिए हम लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सर आपने जैसे आयुष्मान भारत के बारे में बोला गया, ये बहुत ही एक एप्रिसिएशन वाला सर एक स्टेप था गवर्नमेंट की साइड से। बट सर जो केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए हैं सर जगह जगह पे, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी बहुत प्रशंसनीय है सर? मोहल्ला क्लिनिकों की हालत ख़राब है। मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम ही बेईमानी के ऊपर आधारित है। क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं है, टेस्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, और जो डॉक्टर जो दिल्ली सरकार के जो डिस्पेंसरियाँ रेगुलर चला करती थी, उनमें से डॉक्टरों को निकाल के वहाँ ले गए आप। तो आपने कोई एडिशनल डॉक्टर तो नियुक्त किए नहीं, ना एडिशनल स्टाफ लाए, एक जगह से कम किया, दूसरी जगह आप ले गए। तो वो डॉक्टर एक जगह बैठकर जो ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता था, वो एक से दूसरी जगह जाने में ना वो उधर काम कर रहा है ना उधर काम कर रहा है। और दिल्ली में चाहे अनचाहे मेडिकल हेल्थ की हालत बहुत ख़राब है, जिससे कि लोग परेशान हैं। सर अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना चाहें सर, कि आप ना तो भाजपा की साइड से बात करना चाहें ना सर केजरीवाल जी की साइड से बात करना चाहें, निष्पक्ष होके आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे सर हेल्थ के नहीं, दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को कलाबाजी से बाज आना चाहिए और जनहित के जो काम है, अगर केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का आयुष्मान में सभी लोगों का बीमा करा रही है, तो उसमें केजरीवाल जी की प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो एक अच्छे काम में अड़चन डालना है, उनको अड़चन नहीं डालनी चाहिए। और जो लाभ वंचित वर्ग को 5 लाख रुपए का मिल रहा है, वो उनको मिलना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जो वंचित वर्ग है उसको इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम जो चल रहा है सर, उसको आगे बढ़ाने देना चाहिए सर, ताकि उनको भी किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड की जा सके सर। सर इसके बाद मैं आपसे ना एक और अहम मुद्दे पे बातचीत करना चाहूँगी। अभी जैसे इनिशियली आपने बात करी थी विडो पेंशन के बारे में सर। सर विडो पेंशन के अलावा एक सीनियर सिटीजन जो पेंशन चलती है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जितनी भी पेंशन हैं उन पेंशन के अंदर एक तो पिछले 6 महीने से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि रोज़ाना डेथ और बर्थ तो रोज़ाना होती है। 18 के बाद में जो महिलाएं विडो हुई हैं या 60 साल से ऊपर के हुए हैं उन लोगों को नई पेंशन के लिए जो रजिस्टर्ड करने का काम है वो बिल्कुल रुका हुआ है, जिससे कि समाज में जो विडो हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अपंग हैं, वो लोग इससे बहुत परेशान हैं। और केजरीवाल सरकार केवल वायदे कर रही है, उन लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। ये बहुत दुखद विषय है। तो सर आपके जो एरिया है ये विश्वास नगर सर, तो इसमें भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं सर, जो विडोज हैं सर, तो उनके लिए आपने क्या पर्सनली क्या स्टेप्स लिए हैं सर? नहीं, निश्चित रूप से हम हाउस में और हाउस के बाहर इन मुद्दों को उठाते हैं, जिससे कि जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो। तो आपके पास जो पब्लिक आती है सर अपने मुद्दे लेके, उसमें ज़्यादातर क्या परेशानियाँ मल्टी परेशानी होती हैं, किसी की स्टेट की है, किसी की स्टेट से बाहर की भी हैं, तो सभी लोग आते हैं। तो जिसका जो संभव होता है, जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनकी मदद करने का निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। सर एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अभी जो गवर्नमेंट की साइड से एक एक्ट वो पास हो रहा है सर, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए सर, कि गवर्नमेंट ने बोला कि आने वाले हम टाइम के अंदर जो नौकरियां हैं वो 20 लाख नौकरियां प्रोवाइड करेंगे सर, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? अरे भाई, जो आदमी विडो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, अपंग पेंशन ही नहीं दे पा रहा, तो हम उससे कैसे उम्मीद करें कि वो 20 लाख? ये एक केवल छलावा है, छलावे के अलावा और कुछ नहीं है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको 20 लाख लोगों को आप समाहित करेंगे? इस प्रकार का कोई आपने प्रोग्राम तो बनाया नहीं है। केवल मुंह से बोलना कि मैं 20 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, तो ये तो उन्होंने पिछले बजट में कहा था। अब नया बजट आ रहा है, तो अब तक तो उन्होंने 20 नौकरी भी नहीं दी। ये साल के 9 महीने तो ख़त्म हुए। हाँ जी, बिल्कुल हो चुके हैं सर। तो जब 9 महीने ख़त्म हो गए, 9 महीने में तो आपने 9 लोगों को भी नहीं दी सर्विस, तो फिर कैसे समझ में आए? सर जो आज का फिर युवा पीढ़ी है सर, जो यंग जनरेशन है सर, जो लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं सर, लेकिन अगर उनको जॉब ही नहीं मिल रही सर, तो आपको क्या लगता है सर कि आने वाला टाइम तो ये और भी ज़्यादा इस देश का जो भविष्य होगा वो तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा सर? देखिए, आप इसमें दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। केंद्र सरकार का काम अलग है और जो हमारी दिल्ली सरकार है उसका काम अलग है। केंद्र सरकार ने पीएम योजना के तहत जो लोग अपना काम करना चाहते हैं उनको बहुत ही आसान दरों पर बैंकों से लोन भी मुहैया कराने की बात की है। इसके अलावा जो स्वरोजगार के विषय में ट्रेनिंग मुफ्त दी जाती है, जो बच्चियां हैं उनको मेकअप से लेके दूसरी जो चीज़ें, ना केवल उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, स्टार्टअप प्रोग्राम है। उसके तहत जगह जगह इस तरह के इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, तो उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है, और जब आप अपना वो काम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद बैंक भी उसको बहुत आसान दरों पर लोन मुहैया कराता है, जिससे कि वो अपना पर्सनल काम खोल सके। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी नौकरियां सब सरकार में हों। यदि लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं और उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसको काम करने के लिए उसको पूंजी दी जाती है, तो मुझे लगता है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और देश में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। सर जैसे आपको विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपको एनुअली यहाँ पे कितना बजट मिलता है सर कार्य करने के लिए? 4 करोड़ रुपया बजट इस बार मिलता है। पहले बजट ज़्यादा मिलता था, कोरोना में बजट ख़त्म हो गया क्योंकि सब लोगों को वैक्सीन लगानी थी। अब बजट 4 करोड़ के करीब बजट है। तो हमारी 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चारों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1-1 करोड़ रुपये हम बांट देते हैं, और वहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं
उन चीज़ों को कराते हैं। तो क्या ये फंड्स जो हैं ये आपको सफिशिएंट रहती हैं सर फंड्स? फंड कम है, पहले फंड ज़्यादा 10 करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब 4 करोड़ हो गया है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है और हम लोग करते हैं। सर ये जो फंड्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग मतलब कि कितना पब्लिक की उसके लिए यूज़ किया जाता है सर? देखिए, फंड का आप सिस्टम समझ लीजिए। हमें कोई फंड बैंक के अंदर दिल्ली सरकार के खाते में वो फंड होता है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम रिकमेंड करते हैं जी। कि ये सड़क बने, इस पार्क के अंदर घूमने की जगह नहीं है, यहाँ पार्क में झूला नहीं है। तो वो सब हम लिख के देते रहते हैं। सरकारी जो वो हैं जेई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD उस काम को कराती है और उसमें से उस फंड को डिडक्ट करती जाती है। कोई ऐसा फंड नहीं कि आपको डायरेक्ट आपके खाते में रुपया आ गया और आप उसको खर्च करते हैं। ये सरकार के खाते में ही पैसा रहता है। केवल हमारी अनुशंसा होती है कि आज ये जो सड़क है, इसकी सड़क की हालत ज़्यादा ख़राब है, आप इसको जल्दी से बनाएं। जी। या इस पार्क में जो पाथ है चलने का लोगों का वो ख़राब हो गया है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं हमारी जो चारों कॉरपोरेशन में, उनको हम कराते हैं। सर अभी जैसे आप बीजेपी से हैं सर, तो आप कांग्रेस, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में आपसे बात करी तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई केजरीवाल सरकार के लिए सर, तो आप कांग्रेस के लिए कुछ बताना चाहेंगे सर जो कि आपका विपक्षी दल है सर? कांग्रेस के बारे में क्या बताएं, कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया है। जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया उसके विषय में क्या बात की जाए। तो अभी जैसे सर ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में आप अपना कुछ विचार देना चाहेंगे सर? हमारा कोई विचार नहीं, वो जोड़ें तोड़ें, यस सर। वो अपने परिवार में अपनी पार्टी को तो जोड़ ही नहीं पा रहे। तो ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल टूरिज्म है, वो कर रहे हैं अपना, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अभी तो कांग्रेस कहीं दिखाई दे नहीं रही। सर अभी जैसे 2024 और 2025 के जो आने वाले चुनाव हैं उसके बाद उसमें आपके पर्सनली आप लोगों के क्या प्लान्स हैं सर? नहीं, 2024 में मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी ना केवल इस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता आज के तौर पे स्थापित हो चुके हैं। पुतिन साहब भी उनसे बात करते हैं, जेलेंस्की जी भी बात करते हैं। अमेरिका, रूस, जापान से लेकर दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब लोग आज सर्वमान्य नेता मोदी जी को, आज विश्व का सर्वमान्य नेता वो बन चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। और हम चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारा डिफेंस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी की ज़रूरत है। और आने वाले 5 साल भारत का विश्व के मानचित्र में जो सर्वोपरि स्थान, जो विश्व गुरु बनने की जो हम कल्पना करते हैं, मुझे लगता है वो साकार होगी। और देश की जनता 2019 में जितनी सीटें मिली थी उनसे ज़्यादा सीटों से श्री नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाएगी। सर अभी जो 4 दिसंबर को इलेक्शन हुए सर, 4 दिसंबर 2022 को, तो उसके अंदर जो रिज़ल्ट आया सर, तो उसमें हमने देखा कि केजरीवाल सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया सर। तो अभी जैसे हम लोगों का जब बोर्ड भी नहीं होता, हमने भाजपा का नाम तब से सुना है सर। तो क्या रीज़न रहा कि सर भाजपा को उतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई जितनी केजरीवाल सरकार को मिली सर? देखिए, 2 बात आप क्लियर करिए। भारी बहुमत तो नहीं है, दोनों 19-20 हैं। और एक बात और है, 3 बार से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म रही है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो 3 बार लगातार, यानी कि 15 साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। और अब भी भारतीय जनता पार्टी और आम पार्टी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सर जो 2024 के अभी आने वाले चुनाव हैं उसके बारे में आप कुछ जनता को अपना संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है जी। और देश की जनता ये समझ रही है मोदी जी के हर भारतीय का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा है।
2014 से पहले 2G से लेके जीजा जी तक घोटाले घोटाले होते थे। एक घोटाले की शाही सूखने से पहले दूसरा घोटाला हो जाता था। आज मोदी जी के इतने लंबे कार्यकाल में मोदी जी या मोदी जी के किसी मंत्री के ऊपर किसी प्रकार के आर्थिक घोटाले का कोई आरोप आज तक विपक्ष नहीं लगा पाया है। और विश्व में भारत की जो प्रगति हो रही है उसे पूरा देश और दुनिया देख रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। सर काफ़ी सारे आपसे विचार विमर्श हुए सर 2024 की जो भी आने वाली इलेक्शन है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी सर। धन्यवाद वर्षा जी, थैंक यू। थैंक यू।